हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम अपनी हॉर्नबिल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जैसे कि हमें नेम में सजेस्ट हो रहा है कि इस चैप्टर में ऑथर में बता रहे हैं कि उसे मरने से डर नहीं लगता अगर वो सारे इकट्ठे मरे। जो ये चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया। तो इससे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर की वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, जिसकी वजह से आपके एग्जाम में मार्क्स एकदम से बूस्ट करेंगे और आपके मार्क्स और आपके पेरेंट्स काफ़ी हैप्पी फील करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, और आप हमें अपने वैल्यूएबल थॉट्स कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में काफ़ी सारी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, जिसमें हमें बताया कि चैप्टर कब स्टार्ट हुआ, इन जुलाई 1976। ऑथर की वाइफ का नेम मैरी, सन का नेम जोनाथन, डॉटर का नेम सुजेन जो कि 7 ईयर्स की है, जोनाथन जो कि 6 ईयर्स का है। तो उन्होंने कहाँ से सेट किया, प्लायमाउथ इंग्लैंड। तो ये सारी फैक्चुअल बातें। इस चैप्टर में हमें एक ऑथर के बारे में बताया जो कि एक वोयाज करता है, मतलब एक सेल करता है, सी जर्नी करता है, जिसमें उसकी वाइफ होती है, उसका बेटा, उसकी डॉटर होती है। वाइफ का नेम मैरी, सन का नेम जोनाथन, डॉटर का नेम सुजैन। जोनाथन 6 ईयर्स का है, सुजैन 7 ईयर्स की है। वो सारे प्लाउमथ जो कि एक टाउन है इंग्लैंड का, वहां से अपना वोयाज शुरू करते हैं। किस रूट पे वो चलते हैं जो 200 ईयर्स पहले जेम्स कुक ने चूज करा था, मतलब वो जेम्स कुक ने जो रूट चूज करा था उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। इस बार इसने एक और फैक्चुअल बात कही कि जो 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 सेलर है, मतलब कि जो ऑथर है, उसकी एज कितनी है, 37 ईयर ओल्ड है, और वो पहले एक बिजनेसमैन था। उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वो एक एक्सप्लोरर बने, और उसने अपने 16 टाइम अपने पास 16 ईयर्स को उसने लेजर टाइम, मतलब उसने अपने काम करके सी फारिंग स्किल्स को काफ़ी सीखा है। मतलब ब्रिटिश वाटर्स में वो काफ़ी ज़्यादा सी फारिंग, मतलब ट्रैवल करता था ताकि उसे ये सी में ट्रैवल करने की स्किल्स आ सके। उन्होंने अपनी बोट का नाम रखा है वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लॉन्ग है, 30 टन उस पर वुड हर्ल्ड ब्यूटी है, एंड हैज़ बीन प्रोफेशनली बिल्ट। ये सारी बोट का करेक्टर स्केच है कि बोट कैसे दिखती थी, बोट के सारे फैक्चुअल डिटेल्स हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि बोट को उन्होंने खुद बनाया कि ताकि वो रफ से रफ वेदर में भी सर्वाइव कर सके। तो इस टाइम पे हमें सारी कहानी की इंट्रोडक्शन मिली कि कौन कौन शिप में ट्रैवल कर रहा है, बोट कैसी और कहाँ से वो शुरू कर रहे हैं। अब हमारी स्टोरी की असली कहानी शुरू होती है। इस कहानी की स्टार्टिंग में बताया कि जो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, उन्होंने उसे कितने 3 इयर्स में कंप्लीट करना था। उन्होंने जो 3 इयर्स के उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। फर्स्ट को करा था उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी थी, जो उन्होंने शुरू कर जो उन्होंने वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, मतलब उन्होंने वेस्ट कोस्ट अफ्रीका तक अपने प्लाउमाउथ से गए थे, अपने घर से वेस्ट अफ्रीका तक, केप टाउन तक उनकी फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी। ऐसे उन्होंने 3 पार्ट्स में अपनी जर्नी कवर करी थी। और जब वो अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें समझ आ गया कि उन्हें हो आगे जाके बहुत ज़्यादा टफनेस का सामना करना पड़ेगा, रफ सीज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 2 क्रूमैन ले थे, जिनका नाम था अमेरिकन लैरी विजय एंड एक स्विस ले लिया हर्बर सीगलर, ताकि वो उनके रफ सीज को टैकल कर सके इन द इंडियन ओशन में। उसके बाद उन्होंने सेकेंड डे केप टाउन के बाद उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेल्स को काउंटर किया, और उसके कुछ हफ्तों बाद ही वो उनका गेल से डरना कम हो गया, लेकिन उनकी वेव्स की काफ़ी ज़्यादा वो वेव्स उन्हें डरा रही थी। मतलब कि उन्होंने कहा था कि पहले हवाएं चल रही थी, पहले वो हवा से डर गए, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ट्रैवल किया उन्हें हवा से डर लगना कम हो गया। तो उनका मेन अब जो टेंशन की बात थी वो था कि उनको जो वेव्स दिख रही थी उनकी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो वेव्स की हाइट थी वो नियर अबाउट 15 मीटर्स थी। तो इसके बाद उन्होंने अपना वो डर बताया। उस पर नेक्स्ट उन्होंने बताया दिसंबर 25 पे वो 35,000 किलोमीटर ईस्ट केप टाउन से ट्रैवल कर चुके थे, और वहाँ पे उन्होंने जो क्रिसमस थी वो भी अपने शिप पे ही मनाई थी। न्यू ईयर डे, जब न्यू ईयर ईव मतलब क्रिसमस के 7 डेज बाद कोई भी वेदर में चेंज नहीं आया, और उन्हें काफी वर्स होता गया, वेदर काफी वर्स होता है। एट द डॉन ऑन 7 जनवरी, डॉन मतलब होता है इवनिंग का टाइम, ऑन जनवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा वेव्स थी, वो जिग्नेटिक, मतलब काफ़ी ज़्यादा जैगनेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। और उनका जो स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप था, जिप मतलब जो उनका क्लोथ नहीं होता, जैसे जो हमारा क्लोथ्स वो होता है जिससे शिप मतलब टाई होती है, जैसे हमारी ये शिप होगी उसके ऊपर हम ऐसे क्लोथ्स नहीं ऐसे बांधते, जिसकी वजह से हमारी जो वो है
ताकि हवा हमें प्रेशर से बच सके। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी ही शिप को उन्होंने वो बांध दी थी, तो वो उसकी वजह से वो उन्होंने 8 नॉट्स बांध दी, फिर भी उन्हें डर था कि वो कहीं उड़ ना चला जाए। तो उन्होंने एंडलेस काफ़ी सारी एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स उनके आ रही थी, और विंडो स्प्रे भी उनको पेनफुल ईयर्स, मतलब उनको ईयर में पेनफुल लग रहा था। तो जो उस बाद हमें ऑथर हमें सारे उनके बताते हैं कि उन्होंने कैसे किया। उन्होंने लाइफलाइन जैकेट्स पहन ली, और उन्होंने ड्राफ्ट्स का बंदोबस्त कर लिया ताकि अगर कुछ भी ट्रेजिडी हो तो वो बच के वहाँ से निकल सके। उसके बाद हमें ऑथर हैं वो बताते हैं कि जो फर्स्ट इंडिकेशन था, क्योंकि उन्हें पहले से ही शक था कि कोई ना कोई डिजास्टर तो आएगा, इसलिए उन्होंने प्रिपरेशन की थी कि 6 PM को एक ओमिनियस साइलेंस, कहते नहीं कि तूफान से पहले की शांति, वैसी तूफान से पहले की एक शांति हुई। उन्हें बहुत डर लगा कि अब क्या होगा। जो स्काई था वो बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो गया, एक एनॉर्मस क्लाउड उनके ऊपर आ गई विथ हॉरर। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें डर लगा था, और उनको ये डर था कि उनकी जो फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैश, मतलब जो शिप का तना वो टूट ना जाए, रोर इंक्रीजेस विथ थंडर, और उनका ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। उन्होंने कहा कि मेरी तो मौत नज़दीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो डर गए थे, लेकिन उन्होंने unexpectedly my head popped out of the water a few meters away as the wave walker was capsized. इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि जब समुद्र की लहरें अपनी पूरी जोश में थी, तो समुद्र की लहरों ने काफी जोर के धक्का मारा, जिसकी वजह से पानी में गिर गए। पानी में गिरते ऑथर को लगा था कि उनकी डेथ बहुत नजदीक है, वो मरने वाले हैं। लेकिन उन्हें ध्यान से जब पानी के अंदर से मुंह निकालते उन्हें पता लगा कि उनकी वेव वॉकर, उनकी शानदार शिप उनके पास ही खड़ी थी, जिसकी मदद से वो वापस शिप पे चढ़ गए और उन्होंने अपने डेथ को ठुकरा दिया, क्योंकि ठुकरा के डेथ को ऑथर का इनाम मिला। देन अ वेव हर्डल अप, वापस एक वेव आई और उनकी लाइफलाइन वापस जर्क करी, लेकिन इस बार उन्होंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया था थ्रू द एयर एंड पर वेव जो उनकी वेव वॉकर थी उनका मेन बूम हुआ, मतलब वो काफी ज्यादा नुकसान हो गया था वेव वॉकर। वो एक डॉल की तरह टैक लाइक अ रैग डॉल, मतलब डॉल की तरह घूमी जा रही थी। जब शिप थी वो जब जाइंट वेव से टकराई, तो शिप में एकदम से हलचल हुई, जिसकी वजह से जो ऑथर है वो वहां से लटक के सीधा एक गार्ड रेल्स पे बचा, जिसकी वजह से ऑथर की लेफ्ट रिब क्रैक होगी, उसका माउथ फुल ऑफ ब्लड हो गया एंड उसके टीथ टूट गए। कहते नहीं टूटे हुए दांत से हम बात नहीं करते, काफी घटिया जोक था समहाउ। चलो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि उन्होंने एक व्हील फाउंड कर लिया और लाइन अप द स्टर्न, जो उनका व्हील था वो जिससे बैलेंस करते शिप, हमने देखा है जैसे मूवीज में जिससे घुमाते हैं शिप को, उन्होंने पकड़ लिया और नेक्स्ट वेव से वो बच गए। सारी शिप इतनी जाइंट वेव थी कि सारी शिप में वाटर वाटर होगी, पानी पानी होगी सारी शिप, जैसे नोरा फतेही हुई थी गाने में पानी पानी। तो इसी कारण वो उसने सोचा कि वो जो व्हील है उसे तो अबैंडन कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जो उनकी वाइफ थी उसको कहा था कि जो जो उस व्हील को अप्रोच करो, उसे संभालो। उनकी वाइफ का क्या नाम था, एमेरी। वो चिल्लाई, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम, मतलब कि हमारी शिप डूबने वाली है। डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, टेक द व्हील। फिर उसने एकदम से कहा कि टेक द व्हील, वो लैरी और हर्ब को कहते हैं कि फिर वो देखने लगते कि लैरी और हर्ब का क्या हाल है। लैरी और हर्ब कौन है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका से 2 वर्कर्स लिए थे ताकि वो अपनी शिप सेलिंग जर्नी में हेल्प कर सके, उनका कुछ फायदा तो उठाना ही है। तो लैरी और हर्ब का वो बता रहे हैं कि वो एक मैडमैन की तरह वाटर पंप कर रहे थे, और वो मतलब जैसे हम पानी निकालते हैं वो वैसे पानी निकाल रहे थे सारी शिप से ताकि शिप डूब ना सके। उन्होंने देखा कि सारा कुछ टूट गया, क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन, टॉयज इन द डीप वाटर। हाफ से वो फिर जाते कि उनके बच्चे भी तो थे, जो जोनाथन उनकी शिप में था, उनको देखने गया कि तुम सारे सही हो, आर यू ऑल राइट। तो वो कहते हैं यस वी आर राइट, मतलब लेकिन बच्चे देखो कैसे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके ना देखो सू थी जो उसकी बेटी थी, उसके सिर पे ना एक बहुत बड़ा बम्प आ गया था, मतलब जैसे फोड़ा आ गया था, क्योंकि उसका हेड बहुत जोर के बजा था, जिसकी वजह से उसके सिर पे। लेकिन वो फिर भी कहती कि पापा आप टेंशन ना लो, ये तो होता रहता है, मतलब कि मैं सही हूँ, आप अपना ध्यान रखो कि शिप पर डूबे ना। सुबह वो काफी ज्यादा रिपेयर करता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो डूबेंगे, लेकिन वो एक कैनवस, लेकिन उसने तो डूबने से जाना था। तो ऑथर ने क्या किया, जो एक कैनवस लिया और एक वाटरप्रूफ हैच कवर्स लिया। शिप के वेव के कारण शिप में काफी छोटे छोटे छेद हो गए थे, जिसको कवर करने के लिए उसने एक वाटरप्रूफ कवरिंग ली, जिससे उन छेद को उसने कवर कर दिया और छेद को कवर कर दिया ताकि वो पानी और शिप में ना भरे।
तो हैंड पंप से जब वो उनके वर्कर्स पानी पंप आउट कर रहे थे, तो उसे ऑथर को याद आया कि उनका एक इलेक्ट्रिक पंप भी है जो शायद चल सके, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो गया था पहले। तो वाटर लेवल एकदम से बढ़ रहा था, लेकिन उसने देखा कि उनका एक और इलेक्ट्रिक पंप पड़ा था पीछे गोडाउन में, जिसकी वजह से वी हैड, यहाँ पे लिखा नहीं देखो, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर फ्लो, जिसकी वजह से वो हेल्प करते हैं कि पानी की जो शिप है उनमें से सारा निकल जाए। तो फिर ऐसे सारा टाइम वैसे पानी निकालते रहते हैं, और फिर एक नाइट आती है, रात हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब काफ़ी ठंड होती है। तो वो ट्राई करते हैं कि कोई उन्हें कनेक्ट कर जाए रेडियो वगैरह पे, और उनकी मेडे कॉल्स को, मतलब जो उन्हें लगता है कि रिमोट एरिया में होते हैं वो काफ़ी, क्योंकि वो जेम्स कुक का रूट फॉलो कर रहे थे, उन्हें लगता है कि नहीं कि कोई उन्हें रिप्लाई कर पाएगा। सू का जो हेड था वो काफ़ी ज़्यादा स्वोलन हो गया था, और उसके पास पूरी ब्लैक आइज हो गई थी, उसके आंख के अंदर एक डीप कट हो गया था, लेकिन वो फिर भी सभी को कहता है कोई बात नहीं, अब ध्यान रखो कि शिप डूब ना जाए, मैं अपनी जो इंजरीज को संभाल के रख लूँगी। क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट ऑथर, हमने पहले वाला तो देख लिया कि 6 जनवरी से क्या हुआ था, 2 जनवरी से क्या हुआ था ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जनवरी। अगले दिन जो वाटर था वो सारी शिप से पंप हो गया था और सारा कुछ अंडर कंट्रोल आ गया था। उसके बाद लेकिन उसके बाद उन्होंने चेक किया कि जो शिप है उसके अंदर एक ट्रिमेंडस लीक है वाटर लाइन के अंदर, मतलब जो शिप की हमारी शेप होती है, शिप की जो शेप होती है वो वाटर लाइन शेप होती है, ऐसी जैसे हमारी शिप है, तो शिप के अंदर ये जो इसकी तिखी वाली शेप है ये सारी वाटर लाइन शेप है। उसने कहा था कि जो वाटर लाइन शेप है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं, तो उसने वो सोचता है कि जो नियर बाय बोट है उसको बना के कि उसके रिफ्रेम्स को सही करा देते हैं। तो उसने काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे लिखा देखो, इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्ड अप इन द होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड होल except a few cupboard partitions. We have survived 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach the Australia. I checked that chart and calculated that there were 2 islands in the few hundred kilometers of the east. वेव वॉकर काफ़ी तूफान के बाद काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, उन्हें उम्मीद की कि वो अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाने की जगह कुछ नियर बाय टाउन देखते हैं ताकि हम वहाँ पे स्टे कर सकें। तो सबसे ज़्यादा वो जब ऑथर चेक कर होते काफ़ी सारी कैलकुलेशन करता है, तो उसे पता लगता है कि यहाँ पे पास में 2 स्मॉल आइलैंड्स हैं ईस्ट में, एक तो है अल एम्स्टरडैम, एक है वो जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, और जहाँ पे हम जा सकते हैं बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाना, क्योंकि अगर वहाँ पे हल्की सी कैलकुलेशन गलती तो हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, और पूरे हम सी में है वो पूरा लॉस्ट हो जाएंगे। तो on January 4 continue pumping of the water, we have lost a few centimeters of water। तो जनवरी 2 के बाद जनवरी 4 को उन्होंने कहा कि सारा पानी निकल गया, अब थोड़ा सा ही पानी रह गया शिप में, हम पानी में चले जा रहे हैं, प्रेशर आई जा रहा है बोर्ड पे, बोर्ड अलग होने वाली है, जो जिप है वो भी वीक हो गया, लेकिन 2 आइलैंड्स की तरफ हम जा रहे हैं। जो मैरी ने कुछ भूख लग रही थी, उन्हें खाना भी सारा खराब हो गया था उनका तूफान की वजह से, तो मैरी जो उनकी वाइफ थी उन्होंने कुछ कॉर्नर बीफ और क्रैकर बिस्किट लिए ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो उन्होंने 2 दिन में उन्होंने ऐसे अपना पहला मील खाया, उन्होंने 2 दिन तक इतना काम किया लेकिन कुछ भी मील नहीं खाया। और इसके बाद एट द 4 PM वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थे कि अब वो पहुंच पाएंगे एम्स्टरडैम या नहीं। एट द 4 PM वापस ब्लैक क्लाउड है, काले बादल छा गए, वापस विंड आ गई 40 नॉट्स, बैक टू 40 नॉट्स। Weather continued to deteriorate throughout the night. By the dawn on January 5, our situation was again desperate। तो अब इन्होंने कहा कि वापस एक तूफान आया और उसकी वजह से वापस समुद्र की लहरें बढ़ गई और उनकी शिप का नुकसान होने के काफ़ी चांसेस थे। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉन डॉन वर्ड्स यूज हो रहा है। डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, और डस्क जो डॉन का ऑपोजिट होता है उसका मतलब होता है इवनिंग। एक इंग्लिश सेंटेंस है प्रॉपर। उसके बाद इन्होंने बताया कि आगे वैन आई वैंट टू कम्फर्ट माई चिल्ड्रन, जैसे पेरेंट्स को टेंशन होगी कि उनके बच्चों को क्या हुआ, तो उनके जो जॉन था उसका बेटा जोनाथन का शॉर्ट फॉर्म मतलब उसका पेट नेम, वो अपने डैड को पूछता है आर वी गोना डाई, वो उससे पूछते कि हम मरने वाले हैं क्या, तो वो उसका जो डैडी होता है उसे कंफर्ट करने के लिए बोलता है कि बट तो कंफर्ट बोलने के लिए बोलता है कि नहीं मरेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा जॉन होता है वो अपने डैड को बोलता है, एक सेकेंड पीडीएफ रिवर्स हो गई थी सॉरी, उसके बाद जो उनका जॉन होता है वो अपने डैडी को बोलता है बट डैडी ही वेंट ऑन दैट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, इफ कैन वी कैन ऑल बी टुगेदर।
तो यहाँ पे देखिए हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो रिपीट हो रहा है। इसमें वो जोनाथन बोलते हैं कि डैडी हमें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर हम इकट्ठे मरे तो, मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम में से एक दो मर गया तो जो बाकी लीव होंगे वो भी मर जाएंगे एक तरह से जिंदा रहते हुए। तो उन्होंने कहा कि हमें डरने से डर लगता अगर हम इकट्ठे मरे, दैट यू एंड मम्मी सू एंड आई, कि हम चारों अगर इकट्ठे मरे तो हमें मरने से कोई डर नहीं लगता। तो उसको डैड होता है वो उसके इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे पाता, और वो चिल्ड्रन के कैबिन को छोड़ के सी के साथ लड़ने लग जाते कि हम सारे नहीं मरेंगे, हम हमेशा जिंदा रहेंगे और इस आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसने अपनी स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया कि अनडैमेज हल फेसिंग द आउटकम को, जो इसकी शिप का प्रोटेक्टिव मतलब सबसे सही था, उसको ट्राई किया कि वो उसको फेस हो ऑनकमिंग वॉल, ताकि जो वीक है वो चीजें ज्यादा डैमेज ना हो। तो उसने एक हैवी नायलॉन रोप ली और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन लिया, ताकि वो शिप का जो इम्प्रोवाइज सी एंकर मतलब जो सी एंकर है उसको इम्प्रोवाइज कर सके, इम्प्रूव कर सके और अच्छे से विजुअल कर सके। उसके बाद दैट इवनिंग, उससे शाम को जो मैरी और आई मतलब मैरी एंड द ऑथर वो दोनों आपस में हाथ जोड़ के खड़े थे और शिप को देख रहे थे कि वो मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, कि शिप के अंदर पानी भरता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि काफी शिप टूट चुकी थी। वो लगता है कि उनका जो एंड है वो काफी ज्यादा नियर है। बट जो वेव वॉकर थी सरप्राइजिंगली वो निकल गई स्टॉर्म से। उनकी जो वेव वॉकर थी भाई बहुत अच्छी थी, अगली ने पूरा साथ दिया क्योंकि उन्होंने खुद प्रेम से बनाई थी। तो जनवरी 6 को जब विंड ईजिंग उन्होंने अपने वापस वो उठते हैं बैक इन द चैप्टर और वर्क विंड स्पीड्स पे वर्क करता है कि कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाती है कि हम बचने के काफी चांस है क्योंकि वेव तूफान को सर्वाइव करके आगे चल जाती है। तो फिर वो कैलकुलेशंस लगाते हैं कि अगर हम ड्रिफ्ट को चेंज कर दें, करंट को चेंज कर दें और काफी सारी पोजीशंस चेंज कर दें तो 1.5 लाख मतलब 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर बाय लैंड, मतलब वो 1,50,000 किलोमीटर बड़े ओशन में से एक 65 किलोमीटर की छोटी सी लैंड को ढूंढ रहे हैं। तो जब वो ये सब सोच रहे थे कि क्योंकि वो आइलैंड एम्स्टर्डम को ढूंढ रहे थे क्योंकि वही एक नियर बाय टाउन था, तो वो देख सकते हैं। तो जो सू है वो पेनफुल जानवर, वो दर्द में चिल्ला रही थी क्योंकि काफी कुछ चोट लगती थी कि उसका उसमें वापस बता रही, क्योंकि जो उसका हेड था वो सोल्डन हो गया था, उसकी आईज जो थी वो ब्लैक हो गई थी और उनके नैरो टू द स्लिट्स। शी गेव मी अ कार्ड शी मेड, तो उसने अपने डैड को एक कार्ड दिया। उसने उस कार्ड में कैरिकेचर्स बनाए थे मैरी और उसके, मतलब उसमें कैरिकेचर्स का मतलब होते हैं कार्टून होते हैं, लेकिन वो कार्टून थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड है जिसमें हम ह्यूमंस के कार्टून बनाते हैं। तो उसमें वो जो कैरिकेचर थे मैरी और उसका ऑथर का कैरिकेचर मतलब मैरी और उसके डैड का मगर उसके डैड का कार्ड दे दिया, और उसने उसने अंदर लिखा होता है ओ आई लव यू बोथ सो दिस कार्ड इज से थैंक यू टू लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जिसमें वो लिखी होती है कि मैं आप दोनों को थैंक यू करना चाहती हूँ और हम चाहते हैं कि आगे जाके बेस्ट हो, आप हंसो, आप थोड़े हैप्पी रहो, टेंशन ना लो। तो वापस अपनी सारी कैलकुलेशन चेक करते हैं कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, और फिर वो सारी चीज़ें वापस क्रंच वगैरह देखता है। तो वो जो about 2 p.m. I went to the deck, asked Larry to steer off course of 185 degree. If we were lucky, I told him that conviction I don't feel he would expect to see the island at 5 p.m. उसके बाद वो कहते हैं कि मैरी अगर हम लकी हुए तो 2 बजे उसने मैरी को कहा कि तुम 185 डिग्री पे कोर्स मतलब जो उसका हैंडल होता है उसे घुमा दो, और अगर हम लकी हुए तो हम 5 बजे के करीब एक आइलैंड देखेंगे जिसका नाम होगा आइलैंड एम्स्टर्डम। तो उसके बाद वो जो काफ़ी हैवी आर्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन के साथ वो नीचे उतरता है, बंक में जाता है और वो सो जाता है। तो वो जब 6 बजे उठता है वो देखता है कि सूरज ढल चुका था, रात हो रही थी, लेकिन अभी वो किसी आइलैंड पे नहीं पहुंचे। तो उसके सामने एक सूजी का हेड आ जाता है, टोस्टेड हेड अपीयर्ड माय वाइफ, कैन आई हैव अ हग जोनाथन। तो जोनाथन आता मतलब टोस्टेड हेड जोनाथन का था कि वो हैग सू भी होती है, मतलब सू भी होती है, वो दोनों हैग करना चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। जॉन और सूज कहते हैं कि तुम बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन हो क्योंकि तुमने इतनी टफ सिचुएशन में सर्वाइव किया, और वैसे भी हर एक बच्चे के लिए अपने डैड तो हीरो ही होते हैं। तो उसने बोला जो ऑथर ने कि नॉट टुडे जॉन, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि हम पहुंच जिंदा बचेंगे या नहीं। लेकिन सू कहती है कि वाई यू मस्ट बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। बट वो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बैटलशिप करी, वो उन्हें उसे कॉन्फिडेंस देते हैं। तो फिर वो वापस जाता है, वो डेक पे जाता है और रिलीव करता है, जैसे आइलैंड एम्स्टर्डम दिख गया। इट वॉज ओनली वोल्केनो लिटिल वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड।
वापिस पढ़ते हैं इस लाइन को. I reached on the deck and gazed with relief at the stark outline of the island at Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with a little vegetation and the most beautiful island. मुझे इस लाइन को पढ़ के इतनी खुशी हो रही है, उसे कितनी खुशी होगी जिसको ये दिखा होगा. मतलब उन्हें फाइनली आइल एम्स्टर्डम मिल गया. इसके बाद उन्होंने जो शिप है उसका एंकर किया. मतलब जो शिप का वो जो टूल होता है जिससे वो शिप को समुद्र में ऐसा जो टूल नहीं होता है एक, जिसकी मदद से हम शिप को ऐसे समुद्र के अंदर डाल सकते हैं, वो वाले टूल को उसकी मदद से उसने शिप को एंकर किया. और 28 इनहैबिटेंट मतलब उधर 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ टाउन ने उसने उन्हें चीयर किया. वो इतना खुश होता है कि उनकी धरती उसके पैरों के नीचे, क्योंकि समुद्र में रहता था, धरती उसे दिखी नहीं थी इतने दिनों से. तो उसने धरती देख के काफी खुश हुए. जो लैरी और हर्ट भी थे उसके दोनों वो जो सर्वेंट्स थे वो भी काफी ऑप्टिमिस्ट हुए, चेयरफुल है. और मैरी जो व्हील पे रही थी उस क्रूशियल जार में, उसका भी सभी ने थैंक यू किया. उसने फिर 7 ईयर ओल्ड सूजी का धन्यवाद किया कि उसने मतलब हेड इंजरी के बाद भी कुछ नहीं बोली. और उसके बाद उसने 6 years old boy who was not afraid to die उसका धन्यवाद किया. इस पैरे ये पैरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पैरे में हमें सारा वो बताया गया कि इस पैरा में कैसे ऑथर किसने क्या क्या क्वालिटीज शो की. इसमें हमें क्वालिटीज बताई गई हैं ऑथर की कि जो उसके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोच रखी और चीयरफुल रहे. मैरी जिसने क्रूशियल जार में व्हील संभाला. सूजी जिसने अपनी कंप्लेंट नहीं करी और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोच से अपनी हेड इंजरी को भी सर्वाइव की. जॉन की 6 year old होके भी उसने डरने से इनकार कर दिया कि वो डरेगा नहीं. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. इस चैप्टर से हमें काफी सारी वैल्यू सीखने को मिलती है जो कि मैंने आपको समझा दी. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. तो इस चैप्टर के सुनने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको नीचे क्वेश्चन आंसर गिवन है जो कि आप ये देख सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, वर्किंग विद द वर्ड्स. ये सारे क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में बहुत सारे चांसेस है. तो कृपया करके इन्हें प्रैक्टिस करें, कृपया करके. दैट्स वाई एंड दैट इज फॉर टुडे. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.